हेलो क्लास, आज हम लोग देखेंगे जो श्रेणी है डी ब्लॉक की, जो अलग अलग श्रेणी है जैसे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ। तो उनके गुणों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं प्रथम पंक्ति की संक्रमण धातु के गुणों में सामान्य क्रमिकता, मतलब प्रथम श्रेणी के गुणों में क्रमिकता को देख रहे हैं। तो प्रथम श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं ये तो आपको पता ही है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व आते हैं। तो उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं उसको देखते हैं। तो इस श्रेणी के तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को निम्नलिखित दो शीर्षक के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। जो प्रथम पंक्ति है, जो प्रथम श्रेणी है, उनमें पाए जाने वाले गुणों में जो क्रमिकता है उसको हम लोग दो शीर्षक के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला है भौतिक गुणों में क्रमिकता और दूसरा है रासायनिक गुणों में क्रमिकता। पहला क्या है, भौतिक गुणों में क्रमिकता, और दूसरा है रासायनिक गुणों में क्रमिकता। तो चलिए भौतिक गुणों में क्रमिकता को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला है आपका धात्विक लक्षण। क्या है, सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, है ना। इनके घनत्व अपेक्षाकृत क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनमें उच्च तनन सामर्थ्य, तन्यता, आघात वर्धनीय, उच्च ऊष्मा और वैद्युत चालकता एवं विशिष्ट धात्विक चमक होती है। ये तीनों प्रकार के क्रिस्टल जालक रखते हैं, FCC, HCP और BCC, मतलब फलक केंद्रीय घनी संरचना, मतलब फेस सेंट्रल क्यूबिक, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और BCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसको हमने जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्रिस्टल वाला, उसमें हमने देखा था FCC क्या होता है, HCP क्या होता है, BCC क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है जो आपका प्रथम श्रेणी के मतलब प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण तत्व हैं वो कैसे वो धात्विक गुण रखते हैं, मतलब उनमें तन्यता होती है, वो ऊष्मा और विद्युत के उच्च चालक होते हैं, वो कठोर होते हैं और क्रिस्टल रूप में रहते हैं। इन तीनों क्रिस्टल रूप में वो रह सकते हैं, उनमें धात्विक चमक होती है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, धात्विक लक्षण रखते हैं। अब देखते हैं स्पष्टीकरण। तो क्या है, ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि संक्रमण तत्वों के परमाणु में धात्विक तथा सहसंयोजी बंध दोनों होते हैं। यहाँ पे जो जो गुण है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो संक्रमण तत्व है उनमें धात्विक बंध भी होता है और सहसंयोजी बंध ही होता है ना। तो धात्विक बंध जो आपके इस ब्लॉक के तत्व है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, है ना, इसके बारे में हमने देखा था। तो क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D और NS। यहाँ पे देखो जो D है उसमें 1 से लेकर 12 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और 1 से लेकर 12 तक के इलेक्ट्रॉन, और S में जो आपका 0 से लेकर 2 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला कक्ष है, बाह्यतम कक्ष, वो आपका धात्विक बंध रखता है। ये कौन सा बंध रखता है, धात्विक बंध, और ये वाला कौन सा रखता है, सहसंयोजी बंध। तो इसी को बोला जा रहा है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो दो प्रकार से, दो तरीके से बंध रखते हैं। जो एस वाला ऑर्बिटल है वो एस ब्लॉक है जो धात्विक बंध रखता है, और जो आपका डी है वो सहसंयोजी बंध रखता है। तो इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। ये संक्रमण तत्व इन सभी गुणों को रखते हैं क्योंकि डी ब्लॉक में धात्विक और सहसंयोजी दोनों प्रकार के बंध होते हैं। धात्विक बंध बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, वही एस ब्लॉक के द्वारा, और सहसंयोजी बंध N-1 डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं। ठीक, जो कि डी पाई प्रकार के होते हैं। जिस तत्व में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें संयोजी प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। भाई जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनाएगा, उसके डी ब्लॉक्स ज़्यादा दूसरे तत्वों के डी ब्लॉक से जुड़ेंगे, है ना। जिसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, उनमें सहसंयोजी बंध कैसा होगा, और ज़्यादा ही प्रबल होगा। ठीक,
तो क्या हो गए, उनमें संयोजी प्रकृति क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो परिणामतः ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीशियम तक कठोरता क्या होती है, बढ़ती है, तथा फेरस से जिंक तक कठोरता क्या होती है, घटती है। यहाँ पे देखिए, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीशियम तक कठोरता क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन फेरस से जिंक तक क्या होती जाती है, घटती जाती है। संक्रमण धातुओं में धात्विक गुण की कोटि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। धात्विक गुण की जो कोटि है उसमें वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, धात्विक गुण भी उतना ही अधिक होगा। अभी यहाँ पे हमने देखा जो धात्विक प्रकृति है, जो कठोरता है, वो स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक बढ़ती है, मैग्नीज तक। मैग्नीज के बाद इधर क्या होती है, घटने लगती है। ठीक, तो ये हो गई धात्विक लक्षण के बारे में बातें। अब देखते हैं आयनन एंथैल्पी। तो क्या होता है, इस श्रेणी के मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनीकरण की एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, अनियमित रूप से बढ़ने लगती है। इस श्रेणी की आयनन एंथैल्पी जो होती है बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, अनियमित रूप से बढ़ने लगती है। ठीक, यहाँ पे है आपकी आयनन एंथैल्पी के बारे में बातें। जैसे कि प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या हो रही है, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बढ़ रही है ना। स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसका कारण देखते हैं क्यों बढ़ती है। तो होता क्या है, क्या कारण से बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, उसको देख रहे हैं। स्पष्टीकरण, उपयुक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि स्कैंडियम की आयनीकरण की ऊर्जा 631 किलो जूल प्रति मोल है, 631 किलो जूल मोल इनवर्स है, जो कि जिंक में 906 किलो जूल प्रति मोल है। मतलब स्कैंडियम का परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण संयोजी कोश की इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश के द्वारा प्रबलता से जकड़ा नहीं होता है। हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है जो आपकी स्कैंडियम है, क्या है, जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम की आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, जिंक से क्या है, कम है ना। जिंक से क्या है, कम है। इसका कारण ये है कि स्कैंडियम का जो परमाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन किसी भी श्रेणी में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। देखो, पहला तो ये कारण है कि उनमें नाभिक का आवेश बढ़ता जा रहा है। तो किसी भी श्रेणी में हम लोग बाएं से दाएं जाएं तो उनकी त्रिज्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है। भाई, अगर त्रिज्या कम हो रही है तो नाभिक के प्रति आकर्षण भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक का आकार परमाणु का आकार कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिक पर आवेश क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना। बढ़ते जाते हैं तो उनके बीच त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं। नाभिक पर आवेश बढ़ेंगे तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी तो त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। त्रिज्या कम होगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, कम होगा। परमाणु त्रिज्या कम होती है, इसी कारण परमाणु का आकार कम होता जाता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है, इसका कारण है नाभिक पर आवेश बढ़ते हैं। नाभिक पर आवेश बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक को अधिक आकर्षित करते हैं, जिससे उनके बीच परमाणु का आकार कम हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि आपका मान लेते हैं ये स्कैंडियम है, जिसमें आयनन एंथैल्पी आपका 631 किलो जूल है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है आपका जिंक, जिसकी आयनन एंथैल्पी है 906। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परमाणु का आकार बड़ा है, जिसके कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रबलता से आकर्षित नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमाणु का आकार आपका छोटा है, जिसके कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रबलता से आकर्षित कर पाते हैं। ये दुर्बल बंध से बंधा हुआ है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा चाहिए, या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन ये क्या है, प्रबल बंध से बढ़ा हुआ है, प्रबल बंध से क्या है, बंधा हुआ है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक एनर्जी चाहिए। एक बार फिर से, यहाँ स्कैंडियम में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक होती है, तो वो दुर्बल बंध से बंधे रहते हैं। इस कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जिंक में नाभिक और इलेक्ट्रॉन
प्रबलता के साथ बंधे रहते हैं क्योंकि उनका आकार ही छोटा होता है। तो इस कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण यहाँ पे आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हाँ, बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन एंथैल्पी है वो बढ़ती है, लेकिन क्या होता है स्कैंडियम से जब हम लोग मैग्नीशियम तक जाते हैं तब आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद के जो तत्व होते हैं उनमें आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। जब हम लोग स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक जाते हैं तब आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। स्कैंडियम से जब हम लोग मैग्नीज तक जाते हैं तब आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन फेरस से इधर जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम लोग फेरस से इधर की ओर जाते हैं तो नाभिक पर आवेश तो बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव काम करता है जो नाभिक के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर नाभिक का प्रभाव कम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसी कारण यहाँ पे आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। जब हम लोग स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, लेकिन आयरन से आगे की तरफ जाने पर क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान समान रह जाता है, बढ़ नहीं पाता है। इसका कारण ये है, फेरस के बाद के तत्वों में क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव काम करता है। परिरक्षण प्रभाव नाभिक के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर नाभिक का प्रभाव कम हो गया है तो वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, वैसी का वैसी रहेगी। जैसे फेरस में है वैसी का वैसी रहेगी, ना ही कम हो पाएगी ना ही बढ़ पाएगी। तो इस कारण आपका आयनन एंथैल्पी का मान फेरस से आगे बढ़ने पर समान रह जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या को। तो संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या एस और पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होती है, कम होती है। ध्यान से सुनना इसको। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर पहले परमाणु त्रिज्या घटती है। किसी संक्रमण श्रेणी में हम लोग बाएं से दाएं चले तो पहले परमाणु त्रिज्या क्या होने लगती है, घटने लगती है। इसका कारण यह है, किसी संक्रमण श्रेणी में प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले आयन जो परमाणु त्रिज्या है वो कम होती है, क्योंकि नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं। इस कारण त्रिज्या क्या हो रही है, कम होती जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ खींचता है अर्थात फलता आकार घटता है। हाँ, तो ये तो वही उसी को बता रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, पहले परमाणु त्रिज्या कम होती है, क्योंकि नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं। अगर नाभिक पर आवेश आपके बढ़ रहे हैं, ठीक, ये है 2, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, तो यहाँ पे नाभिक पर आवेश बढ़ेंगे तो यहाँ की त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस कारण बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बाएं से दाएं परमाणु त्रिज्या कम होती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। ये कम, चलो ये है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे नाभिक पे आवेश बढ़ रहे हैं, आवेश बढ़ रहे हैं तो खिंचाव तो बढ़ेगा ना, खिंचाव बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगी, है ना। तो ये तो हो गया पहला केस। उसके बाद देखो, प्रत्येक आवर्त के मध्य में परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर होती है। ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बीच के कुछ तत्वों में परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका परिरक्षण प्रभाव काम करता है। अभी बताया मैंने परिरक्षण प्रभाव क्या काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे उसके पहले का इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है, ये पहले वाला जो कक्षक होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण उसको कम कर देता है, या फिर ये नाभिक के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। नाभिक के प्रभाव को कम कर देता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित नहीं हो पाएगा, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, वैसे का वैसी रहेगी, ना तो बढ़ पाएगी ना तो कम हो पाएगी। ठीक, इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रत्येक आवर्त के मध्य में परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है, अतः अंत में थोड़ी बढ़ती है। अंत में जाने पर जैसे कि जिंक में जा रहा है तो वो बढ़ जाएगी, लेकिन बीच के कुछ तत्वों में परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव काम करता है, इस कारण क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आगे देखते हैं,
हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अंतिम से पहले वाली कोश में प्रवेश करता है, N-1d कक्षक में प्रवेश करता है ना। तो अंतिम कोश से पहले प्रवेश कर रहा है। तो डी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं NS होता है और क्या होता है N-1d। तो इसी को बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अंतिम से पहले वाली कोश में प्रवेश करते हैं, साथ ही आगे चलने पर d ऑर्बिटल के बढ़े हुए परिरक्षण प्रभाव के कारण बढ़े हुए आवेश का प्रभाव निरस्त हो जाता है, अतः मध्य के आगे परमाणु त्रिज्या लगभग अपरिवर्तित रहती है। प्रत्येक आवर्त के अंत में परमाणु त्रिज्या में थोड़ी वृद्धि होती है। इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है प्रत्येक तत्व के मध्य के कुछ तत्वों में परमाणु त्रिज्या बढ़ नहीं पाती है, समान रहती है, लेकिन अंत के तत्वों में क्या हो जाती है, थोड़ी वृद्धि हो जाती है। तो हमने देखा यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव काम करता है, इसी कारण होता है ना। अब यहाँ इसका स्पष्टीकरण देखते हैं परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या का। स्पष्टीकरण में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। तो श्रेणी के अंत में समान कक्षक में बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ता है, जो कि बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के कारण आकर्षण बलों से उच्च होता है। इससे इलेक्ट्रॉन अब्र विस्तारित होता है और नाभिक की त्रिज्या बढ़ती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है श्रेणी के अंत में, जैसे कि मान लेते हैं जिंक में नाभिक पर आवेश क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक को अधिक प्रबलता से आकर्षित किए रहते हैं। श्रेणी के अंत के तत्वों में क्या होता है, नाभिक पर आवेश क्या होता है, ज़्यादा होता है। नाभिक पर आवेश ज़्यादा होता है, इसी कारण इनके बीच आकर्षण मतलब परमाणु त्रिज्या कम होती है। परमाणु त्रिज्या कम है, इसका मतलब क्या है, उनका आकार छोटा है। ठीक, तो इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के आधार पर समझाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये है कि तो क्या होता है, अगर हम लोग समूह में नीचे की ओर जाएं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अगर समूह में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अतः द्वितीय श्रेणी के संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। क्या बोला जा रहा है, अगर आप लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जा रहे हैं, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे परमाणु त्रिज्या वैसी का वैसी रहेगी, नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ से तो बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से समान रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे जाने पर क्या होता है, लैंथेनाइट संकुचन काम करता है, मतलब परिरक्षण प्रभाव काम करता है। इसी कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ नहीं पाती है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर प्रथम संक्रमण श्रेणी की अपेक्षा द्वितीय संक्रमण श्रेणी की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी की परमाणु त्रिज्या समान रहती है, क्योंकि वहाँ पे परिरक्षण प्रभाव काम करता है या फिर लैंथेनाइट संकुचन काम करता है। ठीक, तो ये तो हो गया परमाणु व आयनिक त्रिज्या के बारे में। अब आगे देखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में। तो संक्रमण तत्वों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, अत्यधिक होते हैं, 1000 अंश सेंटीग्रेड के ऊपर होते हैं। संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि संक्रमण तत्व पे दो बल काम करते हैं, मतलब संक्रमण तत्व जो है दो बंध बनाते हैं। हमने पढ़ा था ना, जो NS होता है आपका वो क्या धात्विक बंध बनाता है, N-1 जो D होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक, तो इस कारण गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। चलिए इसको देखते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है, संक्रमण तत्वों का गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होता है। इनमें दो प्रकार के आबंध पाए जाते हैं, संयोजी कोष मतलब S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने धात्विक बंध पाया जाता है, N-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साझे से बने सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अतः संक्रमण तत्वों में बंधन ऊर्जा क्या होती है, अधिक उच्च होती है।
तीसरा है इनके कणन एंथैल्पी के मान भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इस कारण क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी के क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं क्योंकि इनके आंतरिक डी कक्षक पूरी तरीके से क्या होते हैं, भरे होते हैं, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण ये सहसंयोजी बंध नहीं बना पाते हैं। तो एक बंध नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ एक ही बंध बना रहे हैं, कौन सा बंध, धात्विक बंध। तो इसी कारण इनका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब क्या है, किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर गलनांक एवं क्वथनांक का मान समूह में 3 से 6 तक बढ़ता है। 3 से 6 तक बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि क्रोमियम तक ही वो बढ़ पाता है। गलनांक द्वितीय कहाँ, किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर गलनांक एवं क्वथनांक का मान 3 से 6 तक बढ़ता है, मतलब क्रोमियम तक बढ़ता है। फिर समूह 12 तक क्या होता है, घटता है। इसमें कुछ अपवाद है जैसे मैंगनीज आदि। इसका कारण ये है कि N-1 डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले बढ़ती है फिर क्रमशः घटती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले बढ़ रही है, उसके बाद क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है घटने लगती है। इस कारण क्या होता है, आपका जो बंध है वो भी क्या होता है, जो आपका गलनांक एवं क्वथनांक है वो भी क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक, अब बात करते हैं डेंसिटी की, या फिर इसको देख लेते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा कम होगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो तत्व होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। इसके बाद द्वितीय संक्रमण श्रेणी के गलनांक और क्वथनांक प्रथम संक्रमण श्रेणी से क्या होंगे, बढ़े रहेंगे, है ना। अब देखते हैं घनत्व के बारे में, डेंसिटी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के घनत्व स्कैंडियम से कहाँ, जिंक तक बढ़ते हैं क्योंकि श्रेणी में परमाणु त्रिज्याएं नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ घटती है। क्या होता है, जो घनत्व के बारे में बात करें तो स्कैंडियम से जिंक तक क्या होती है, घनत्व जो है बढ़ती जाती है क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर आवेश क्या होती है, नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं। बाएं से दाएं जाने पर नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं जिसके कारण जो आपकी परमाणु त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या है वो कम होने लगती है ना। किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होने लगती है। इस कारण क्या होता है, इस कारण आयतन आपका बढ़ने लगता है। समूह में किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता जाता है। इस कारण घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसमें आपका जिंक क्या है, एक अपवाद है, उसका परमाणु आयतन अधिक होता है लेकिन घनत्व कम होता है। एक बार फिर से देखते हैं डेंसिटी को। डेंसिटी की बात करें तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाने पर आपकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है क्योंकि जब हम लोग किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं। नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं तो त्रिज्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है। त्रिज्या कम होने लगती है तो जो आपका परमाणु आयतन है वो बढ़ने लगता है। परमाणु आयतन बढ़ता है, इस कारण घनत्व भी बढ़ता है। ठीक, उसके बाद है आपकी आक्षीकरण अवस्थाएं। तो 3D श्रेणी के प्रथम एवं अंतिम तत्व मतलब स्कैंडियम और जिंक के अतिरिक्त सभी तत्व क्या होते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। इनकी संयोजकता क्या है, फिक्स नहीं होती, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 क्या होते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते रहते हैं क्योंकि इन धातु के N-1D तथा N कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। ये परिवर्ती संयोजकता इस कारण दर्शाते हैं क्योंकि इनके अंतिम कोष मतलब N-1D कक्षक और NS कक्षक की ऊर्जा में क्या होती है, अंतर क्या होते हैं, बहुत कम होती है। इस कारण ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन जैसे कि पहले संयोजकता 1 दर्शा रहे हैं, है ना, उसके बाद क्या होगा, अगला कक्षक का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो +2 दर्शाएंगे। तो इसी तरह से इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा में अंतर कम होता है, इस कारण ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते रहते हैं। ठीक, तो क्या होता है, N-1D तथा NS कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है और दोनों ही कक्षक D और S दोनों ही कक्षक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस समूह के तत्वों के द्वारा अधिकतम संयोजकता प्रदर्शित करने के लिए N+S सूत्र के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि जो आपके D कक्षक होते हैं और जो आपके D संक्रमण तत्व होते हैं और जो प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व होते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व आपकी परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। इसमें स्कैंडियम और जिंक क्या है, आपका अपवाद है।
ये परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शा पाते हैं। ठीक, क्या होता है इस जो स्कैंडियम से जब हम लोग मैग्नीज की ओर जाते हैं तब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता जाता है, लेकिन मैग्नीज से जिंक की तरफ जाने पर ऑक्सीकरण संख्या का मान कम होता जाता है। ठीक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता जाता है, लेकिन मैग्नीज से जिंक तक जाते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, कम होने लगता है। अब यहाँ पे देखो, स्कैंडियम से जब हम लोग मैग्नीज की ओर जाते हैं तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन जब मैग्नीज से जिंक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगती है। इस कारण ऑक्सीकरण संख्या का मान भी कम होने लगता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं संक्रमण तत्वों की रंग क्या होती है। तो 3D श्रेणी के अधिकांश संक्रमण धातु के यौगिक कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, और ये अपनी ठोस अवस्था में विलयन में कैसे होते हैं, मतलब जो संक्रमण धातु होती है वो अपनी ठोस अवस्था में अपने विलयन उनके विलयन में या फिर उनके आयनिक अवस्था में अलग अलग रंग के हमें दिखाई देते हैं। मतलब संक्रमण धातुएं कैसी होती है, रंगीन होती है, उनके जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो यहाँ पे संक्रमण धातुएं रंगीन क्यों होती है, तो इसका आंसर ये है कि उनके जो डी कक्षक होते हैं या फिर N- जो डी कक्षक होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। N-1 डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण उनका जो रंग होता है क्या होता है, अलग अलग रंग का हमें दिखाई देता है, या फिर डी कक्षक रंगीन होते हैं। ठीक, तो हमें पता है डी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसको देखते हैं। 3D श्रेणी के अधिकांश संक्रमण धातुओं के यौगिक अधिकांशतः ठोस अवस्था में एवं विलयन में रंगीन होते हैं। इन धातु आयनों या उनके यौगिकों के रंग का कारण आंशिक पूर्ण N-1 डी कक्षक की उपस्थिति है, अर्थात N-1 डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना है। पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं होती है। डी कक्षक में कितने जो आपका डी कक्षक होता है, जो डी ब्लॉक होता है उसमें 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं, है ना। तो इन सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान नहीं होती है ना। उन डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रहती है। यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले समूह के प्रभाव में N-1 डी उपकोष के पांचों कक्षक का भिन्न ऊर्जा स्तर होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपका डी ब्लॉक है उसमें 5 कक्षक होते हैं, है ना। 5 कक्षक होते हैं जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा क्या होती है, प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा समान नहीं होती है, क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक कक्षक जो है, यहाँ पे जो कक्षक बने हुए हैं उसका हम लोग विपाटन कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें से 3 कक्षक क्या होते हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है जिसको हम लोग T2G कहेंगे, और 2 कक्षक क्या होते हैं, उनकी ऊर्जा कुछ अधिक होती है जिसे हम लोग EG कहेंगे, EG ऊर्जा स्तर और T2G ऊर्जा स्तर, या फिर T2G विपाटन और EG विपाटन। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो T2G विपाटन है जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें क्या होती है, समोच्चय की या फिर क्या होती है, वर्धन की प्रवृत्ति होती है। वर्धन इसका मतलब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा पाकर अपने इस ऊर्जा स्तर में या फिर इस विपाटन में पहुँच सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 5 कक्षकों का भिन्न ऊर्जा स्तर T2G एवं EG में विपाटित होता है। यहाँ पे 5 कक्षक होता है जिनमें ऊर्जा के स्तर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस कारण इसे हम लोग 2 विपाटन में व्यक्त करते हैं। 3 जो कक्षक होंगे उनको T2G विपाटन और 2 कक्षक होंगे उनको EG विपाटन। ठीक, या फिर T2G ऊर्जा स्तर और या फिर EG ऊर्जा स्तर। ठीक, तो अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका वर्धन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा पाकर अपने इस कक्षक में जा सकते हैं या फिर इस ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए आवश्यक ऊर्जा कम होती है तो वो नहीं जा पाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ऊर्जा उसको मिल रही है तो यहाँ तक वो आसानी से पहुँच जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे श्वेत प्रकाश पड़ती है, ठीक है, जब यहाँ पे श्वेत प्रकाश पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन कुछ रंग की किरणों का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक, जब यहाँ पर श्वेत प्रकाश पड़ती है तब यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन कुछ रंग की किरणों का अवशोषण कर लेते हैं और अपने अगले ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं या फिर उच्च ऊर्जा के समुच्चय में क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। अब इस प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है जिसे हम लोग डी संक्रमण कहते हैं। यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अपने अगले ऊर्जा स्तर या फिर अगले विपाटन में पहुँच जाता है जिसको हम लोग डी संक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो उसको जब हम लोग बाहर से मतलब श्वेत प्रकाश डालते हैं तो वो कुछ रंग की प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और अपने अगले ऊर्जा स्तर में पहुँच जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपने समुच्चय करता है या फिर उत्तेजित होकर के अगले ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वह अलग अलग रंग का दिखाई देता है। उदाहरण में देखें तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है लाल प्रकाश के संगत तरंग लंबाई को अवशोषित करते हैं। जो आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है मतलब Cu2+ आयन होता है, जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ती है ना तो वो लाल रंग को क्या करता है, अवशोषित करता है और वो कौन से कलर का दिखाई देता है, नीला कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है, ऐसा नहीं है कि वो जिस प्रकाश को अवशोषित कर रहा है उसी रंग का दिखाई दे रहा है, वो जिस प्रकाश को अवशोषित कर रहा है उससे दूसरा कलर का दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो कॉपर सल्फेट है वो लाल प्रकाश को अवशोषित करता है लेकिन वो कौन सा कलर का दिखाई देता है, नीला। तो वो जिसको अवशोषित कर रहा है उस रंग का ना दिखाई देकर कोई दूसरा कलर दिखाई देता है। ठीक, तो जैसे कि वेनेडियम हो गया वो आपका बैगनी कलर का दिखाई देता है। कोबाल्ट 2+ आयन हो गया वो आपका कौन सा कलर का दिखाई देता है, गुलाबी कलर का। ठीक, तो यहाँ पे हमने समझ लिया है जो डी कक्षक होते हैं उनकी प्रत्येक, जो आपके डी ब्लॉक होते हैं उनके प्रत्येक कक्षक में ऊर्जा समान रूप से नहीं होती है, बल्कि उनके प्रत्येक कक्षक में ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर उसको विपाटित करें तो क्या होता है, 3 कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है और 2 कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होती है। 3 कक्षक को जिसको हम लोग T2G और 2 कक्षक जिसको हम लोग EG कहते हैं। ठीक, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश के रंग का अवशोषण करता है और अगले ऊर्जा स्तर में चला जाता है, इसको हमने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं उत्प्रेरक गुण का। क्या होता है, 3D श्रेणी के तत्वों तथा उनके यौगिकों के द्वारा सामान्यतः कई औद्योगिक प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जैसे कि निकिल हो गया, फेरस हो गया, ये सभी क्या होते हैं, उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। उनमें उत्प्रेरक की भांति गुण पाई जाती है, इस कारण उसका उपयोग हम लोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ये देखो कि इसका उपयोग हम लोग उत्प्रेरक के रूप में क्यों करते हैं उसको देखेंगे। इसका कारण है, यहाँ पर बताया गया है कि जो संक्रमण तत्व है उनका उपयोग हम लोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। तो क्यों करते हैं उसका कारण यहाँ पे लिखा है। तो डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक गुण क्यों रखते हैं उसका कारण यहाँ पे है। संक्रमण तत्वों में क्या होता है, परिवर्ती संयोजकता होता है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। कोई संयोजकता उनकी फिक्स नहीं होती है, कैसी होती है, परिवर्तित होती रहती है ना। और उनका जो डी कक्षक होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। तो इस कारण वो क्या कर लेते हैं, संक्रमण तत्व माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं किसी अभिकारक के साथ जुड़ करके क्या बना लेते हैं, माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उनकी संक्रमण ऊर्जा का जो पथ होता है वो मतलब जल्दी पूरा हो जाता है। जैसे कि कोई भी अभिकारक जो है उत्पाद में कब बदलेगा, जब वो अपनी संक्रमण अवस्था को प्राप्त कर लेगा, है ना। तो इसके लिए में क्या होता है, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो अभिकारक के साथ जुड़ करके माध्यमिक यौगिक जल्दी बना लेते हैं। माध्यमिक यौगिक जल्दी बना लेते हैं और जो अभिकारक होता है उसको एक नया मार्ग दिखाते हैं कि कैसे में वो अपनी सक्रियण ऊर्जा है उसको जल्दी प्राप्त करेगा। कौन दिखाते हैं मार्ग, उत्प्रेरक दिखाते हैं। तो संक्रमण तत्व में एक तो डी कक्षक क्या होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है, और क्या होता है, संक्रमण तत्व में संयोजकता होती है वो क्या होती है, बदलती रहती है। इस कारण अभिकारक के साथ जुड़ करके ये माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। माध्यमिक यौगिक बनने के पश्चात जो उत्प्रेरक होते हैं अभिकारक को एक नया मार्ग दिखाते हैं ताकि अभिकारक जल्दी से सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर ले और उत्पाद में बदल जाए। ठीक,
तो दूसरा कारण है आपका संक्रमण तत्व। देखो, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक पृष्ठ या सतह प्रदान करते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इसके ऊपर में कोई तत्व आएगा और वहाँ पे अपना अधिशोषण का काम अपना रिएक्शन को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो क्या करते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं एक सतह प्रदान करते हैं। संक्रमण तत्व एक सतह प्रदान करते हैं जिसके ऊपर में आपके अभिकारक आएंगे और अपना काम पूरा करेंगे और उत्पाद बनाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से संक्रमण तत्व क्या करते हैं, एक एरिया बनाते हैं, एक सतह का निर्माण करते हैं जिसमें अभिकारक अपना काम पूरा कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो संक्रमण तत्व होते हैं उत्प्रेरक की भांति क्या करते हैं, काम करते हैं। और क्या होता है, संक्रमण तत्व में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। संक्रमण तत्व में संलग्नी या लिगेंड के साथ संकुल आयन, संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब ये है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें संकुल निर्माण की क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। संक्रमण तत्व अलग अलग लिगेंड है, जैसे कि आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, साइनाइड, माइनस, इन सभी के साथ क्या होते हैं, संक्रमण तत्व जुड़ जाते हैं और संकुल आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, लिगेंड है ना, ये क्या है, आपके लिगेंड है ये सभी। तो इनके साथ संक्रमण तत्व जुड़ जाएंगे और क्या, संकुल का निर्माण करेंगे। अब कारण देखते हैं कि संक्रमण तत्व संकुल का निर्माण क्यों कर पाते हैं। तो क्या होता है, संक्रमण तत्व द्वारा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। संक्रमण धातु आयनों का एक तो छोटा आकार होता है। जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और उनके नाभिक पर भी चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका आकार छोटा होता है और उनके नाभिक पर आवेश भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है, वो लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखो, संक्रमण तत्व का आकार छोटा है, नाभिक पर आवेश भी क्या है, ज़्यादा है। और जो आपका लिगेंड है जैसे कि फ्लोरीन है, तो क्या करेगा, ये फ्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा, जिससे ये माइनस आयन वाला बनाएगा, है ना। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इस तरह से संकुल का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संकुल का निर्माण क्यों कर पाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व का परमाणु का आकार छोटा होता है, नाभिक पर चार्ज भी ज़्यादा होता है। नाभिक पर चार्ज ज़्यादा होने के कारण वो लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। ठीक, तो पहला कारण तो हो गया। दूसरा कारण देखते हैं, लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए संक्रमण तत्व के धातु आयन में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। लिगेंड जो होता है, जैसे कि फ्लोरीन एक आयन संक्रमण धातु को देगा। यहाँ पे हमने देखा तो क्या होता है, जैसे कि अगर ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन अगर इसके पास संक्रमण धातु के पास कक्षक ही नहीं है, कोई खाली कक्षक ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा, नहीं लेगा। लेकिन संक्रमण धातु के पास क्या होते हैं, एक तो नाभिक पर आवेश ज़्यादा होता है, परमाणु का आकार भी छोटा होता है। इस कारण क्या करते हैं, जो लिगेंड होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लिगेंड जिसके कारण क्या करते हैं, आकर्षित होकर के इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो उसको रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए इसके पास पर्याप्त क्या होते हैं, रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और क्या है, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, संक्रमण तत्व होते हैं उनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। तो संकुल निर्माण में प्रवृत्ति किन किन कारणों से होती है, एक तो संक्रमण तत्व का आकार छोटा होता है और दूसरा है संक्रमण तत्व के नाभिक में प्लस चार्ज ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। और उससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो उनके पास जो संक्रमण तत्व है उनके पास डी कक्षक हैं उन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, और वो डी कक्षक ऐसे खाली हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को उसमें हम लोग रख सकते हैं। और है संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं, या फिर संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं। तो ये हो गया संकुल निर्माण की प्रवृत्ति संक्रमण तत्वों में पाई जाती है। अगला है आपका चुंबकीय गुण।